Hi guys, my name is Anuj Jindal. Welcome to this session on past year analysis of management paper UPSC. तो यूपीएससी का पेपर रिसेंटली ही कंडक्ट कराया गया था एंड उसका पेपर का एनालिसिस अभी तक नहीं हुआ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूपीएससी मैनेजमेंट 2021 एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड इन जनवरी 2022 इसका हम डिटेल में एनालिसिस करें. ओके. तो अभी आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे इसका एनालिसिस डिटेल में नहीं मिलेगा, बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कवर एज मच एज पॉसिबल. जितना डिटेल में कर पाएँ उतना डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना. सो दिस इज़ द मैनेजमेंट पेपर वन. टुडे आई एम गोइंग टू कवर ओनली पेपर वन. ओके. पेपर टू का एनालिसिस अलग से करेंगे. द रीज़न इज़ वेरी वेरी क्लियर कि पेपर वन के एनालिसिस में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो पेपर टू के एनालिसिस को अलग से हम उठाएंगे. ओके. लेट मी स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस और फिर मैं आपको आंसर्स की तरफ लेके जाऊंगा. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ग्लोबलाइजेशन seems to be at crossroads as increasingly large number of countries embrace neo-nationalism based on doctrine of self-reliance. You must all be aware about globalization versus neo-nationalism. Neo-nationalism is completely opposite of globalization. ठीक है ना. जो globalization preach करता है उसका opposite neo-nationalism preach करता है. Briefly explaining the concept of globalization, critically evaluate the impact of growing neo-nationalism on Indian firms and suggest strategic measures for effective management. अब जब भी आप पेपर स्टार्ट करें, बिफोर एक्चुअली एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन, जब भी आप पेपर स्टार्ट करें, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस सारे पढ़ के एक बार मार्क कर लें कि भाई कौन से पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं. पहले क्वेश्चंस वो करने हैं विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. ध्यान में रखिएगा ये, बिकॉज इफ़ यू डोंट फॉलो दिस यू माइट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. नंबर वन, द क्वेश्चंस विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपको सबसे पहले करने हैं. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. नंबर टू, क्वेश्चंस दैट यू आर सर्टेन अबाउट, जिनके आंसर आपको आते हैं, यू आर सर्टेन अबाउट देयर आंसर्स, वो आपको पहले करने हैं. ये दो चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है और ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं. तो देव ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं. दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट, इनडायरेक्ट है. सर्टेनिटी है बिकॉज द क्वेश्चन इज ईजी, बट इवन देन इनडायरेक्ट है, इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको देखते ही कवर करें. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनैलिटी, हाउ डू 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्रिडिक्ट वर्क बिहेवियर. डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आई थिंक इसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले. सी पार्ट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन हाउ एचआर प्रैक्टिसेस गेट अलाइंड विद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज. अगेन डायरेक्ट एंड सर्टेन, इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. आई वुड ट्राई एंड कवर इट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज उसमें टाइम लगेगा. तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही उठा लेते हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट ऑल शुड बी कवरिंग हेयर. ठीक है. ये मैंने आंसर्स बनाए हैं. आई हैव कम टू द आंसर्स हेयर. थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. ओके, परफेक्ट. 1 सेकेंड. ये रहा. यस. हाँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ग्लोबलाइजेशन की बात आपको करनी थी, उसका आंसर किस तरह से आपको डिवीजन क्रिएट करना है मार्क्स में और किस तरह से आंसर करना है. ओके. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. आई वुड डिवाइड इट एज 2 4 4. इट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस, द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, दिस इज गोइंग टू बी अ 2 मार्कर फॉर यू. आपके लिए 2 मार्कर होगा. आपको 2 मार्क्स का सोच के 20 से 25 वर्ड में इसको डिफाइन करना है. सिंपली, ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं है उसमें. Positive and negative impact of neo-nationalism on Indian companies, this is going to be a 4 marker. And how to tackle the growing neo-nationalism, this is going to be a 4 marker for you. ठीक है. अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं, यू कैन टैली देम विद योर ओन पॉइंट्स. आपको उससे आइडिया अच्छा मिल जाएगा. एक्सपोर्ट्स टू यूरोप एंड यूएस हैव रिड्यूस ड्यू टू मेक इन होम कंट्री, जो एक नया ट्रेंड चला है.
कॉस्ट एडवांटेज हैज़ रिड्यूस्ड इन इम्पोर्टेंस, क्योंकि सब कंट्रीज़ ये नहीं देख रही कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, ये देख रही हैं कि कहाँ बना है, इसलिए कॉस्ट एडवांटेज की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई है। सर्विस इंडस्ट्री नॉट इम्पैक्टेड बाय न्यू नेशनलिज्म, मोर ग्रोथ ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस, तो इसको इंडिया को एडवांटेज की तरह ट्रीट करना है। आई एम नॉट वेरी वेल, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा बीच में ब्रेक्स लगे। ओके, मेक इन इंडिया हैज़ रिसीव्ड अ पुश, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, मेक इन इंडिया को ज़्यादा पुश मिला है। ड्यू टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स बाय अदर कंट्रीज देयर करेंसी हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव और मोर वैल्यूएबल, मेकिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट, दिस इज अनदर पॉजिटिव एडवांटेज। Due to neo-nationalism, dependence on China for assembling and manufacturing has reduced. This is helping in growth of alternative markets like India. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की ग्रोथ हुई है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम। हाउ टू टैकल द ग्रोइंग नियो नेशनलिज्म, अब इंडिया किस तरह से इसको टैकल कर सकता है, जो भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स है उसको टैकल करने के लिए क्या करना है इंडिया को। Balance of payment to be given utmost importance because mercantilism is not sustainable in today's scenario. You should be using keywords like mercantilism जो कि IB में यूज़ किए जाते हैं. The simple reason being this is an IB question. If you answer it accordingly, you are bound to get more marks. ज़्यादा GS के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करोगे, नंबर थोड़े से कम मिलेंगे. Focus on high quality products through innovation to push patent led manufacturing growth. Focus more on export oriented service industry, ease of doing business, push freelancing and gig economy. Okay, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है. दिस इज व्हाट दी आंसर इज सेइंग. ठीक है, पोर्टर्स का डायमंड फ्रेमवर्क है, इसको भी हम इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट वुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि उससे हम जो आप इंटरकनेक्शंस की बात करते रहते हो वो हम इंटरकनेक्शंस क्रिएट कर पाएंगे if you are able to explain Porter's diamond framework and how it is connected with this scenario of neo-nationalism and anti-globalization. ठीक है ना, तो पोर्टर्स डायमंड फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आपको पता ही होगा, बट वो डायरेक्टली यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक होता ज़रूर है. ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हमने क्या देखा था. सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज पर्सनैलिटी एंड हाउ डू द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्रिडिक्ट वर्क बिहेवियर. खाली पर्सनैलिटी बिग 5 के बारे में नहीं पूछा है, देव ऑल्सो आस्क्ड अबाउट हाउ डू दे प्रिडिक्ट वर्क बिहेवियर. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे. अगेन 10 मार्कर. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज बिग 5 पर्सनैलिटी, व्हाट इज पर्सनैलिटी, तो 2 नंबर का होगा, बहुत सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी. एंड सेकंड इज बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड देयर कनेक्शन विद वर्क बिहेवियर. ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज. यस, तो ये पर्सनैलिटी आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफाइन करेंगे जो भी हैं: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म. एंड उसके बाद डिस्कस हाउ दे हेल्प इन प्रिडिक्टिंग वर्क बिहेवियर, किस तरह से वो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में वर्क बिहेवियर. वो आपको हर एक में डिफाइन करना ज़रूरी है कि एक्स्ट्रावर्जन, अगर आपको पता है कि कोई एक्स्ट्रावर्ट है तो आप उससे उसी तरह का काम करवाएंगे जिससे कि वो अपनी एक्स्ट्रोवर्जन को यूज़ कर सके. कोई इंट्रोवर्ट है तो आप उसको बोलेंगे सेल्स करके आओ, तो वो नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सी बात है, तो आपको वो नहीं कराना है उससे. तो वर्क बिहेवियर भी आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन थ्रू बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल. ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. What is strategic HRM? Explain how HR practices get aligned with corporate strategies. Alignment between HR practices and corporate strategy, and what is strategic HRM? Let's come to the answers. Okay.
इसमें भी द ब्रेकअप इज गोइंग टू बी 2-8। 2 नंबर का आप बताएंगे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एचआरएम, यू जस्ट डिफाइन स्ट्रेटेजिक एचआरएम 20-25 वर्ड्स में, उससे ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन यू explain different kinds of corporate strategies and how are they connected with HR practices। जैसे कि corporate strategy क्या हो सकती है, expansion। corporate strategy हो सकती है succession planning। ये सबसे बड़ा की है, इसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। नंबर 1 कंपटीशन, रिट्रेंचमेंट या फिर एक लीन ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इनोवेशन या फिर चेंज ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर स्टेबिलिटी। कोई भी हो सकती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एक सिचुएशन में हो सकता है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ ओला बोलेगा कि यार लॉकडाउन हो गया, फिर से एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाते हैं, लेट्स गो थ्रू, या तो हम इस टाइम को यूज़ करते हैं इनोवेशन के लिए, या फिर इंश्योर करते हैं कि स्टेबिलिटी हम मेंटेन कर पाएँ, ठीक है ना। रिट्रेंच नहीं करेंगे क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस में होते तो हम रिट्रेंच करने की कोशिश करते। 2 महीने बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, तो हम फिर से एक्सपेंशन मोड में आ जाएंगे। और इनोवेशन हमारा परमानेंट है, हमें इनोवेशन करते ही रहना है। तो ये हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हो गई। बेस्ड अपॉन दिस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ओनली दी एचआर प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिसाइडेड, ठीक है ना। अब कंपनी एचआर प्रैक्टिस अपनी खुद की बनाएगी। जैसे एक्सपेंशन में फोकस होगा हायरिंग पे, सक्सेशन प्लानिंग में आइडेंटिफाई करेगी एचआर प्रैक्टिस की इंटरनल सक्सेशन होना चाहिए या एक्सटर्नल होना चाहिए, जैसे कि टाटा में इशू हुआ था। कंपटीशन में या तो पोच करके लोगों को लेके आएगी अच्छे एम्प्लॉयज़ को, या फिर ट्रेन करेगी, या फिर रेडिंग करेगी। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, ग्रुप का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना था, तो आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सकते थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस डिफर इन द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन अलग अलग होता है, दिस इज द क्वेश्चन। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। आते हैं आंसर पे, व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर हेयर। रीजंस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस, एनवायरनमेंट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड, टेक्नोलॉजी। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। अगर नेचर ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो काफ़ी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे बहुत हायरार्की नहीं होगी। मिलिट्री है, मिलिट्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, तो उसमें जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके का होगा, डिज़ाइनिंग अलग तरीके से होगी। एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में डील करता है, स्टेबल एनवायरनमेंट्स में हायरार्की वर्क्स, डायनेमिक एनवायरनमेंट में बहुत लंबी हायरार्की होती है ना, इट डज नॉट वर्क, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी हो जाती हैं जब ऑर्गेनाइजेशंस, तो स्पेशलाइजेशन होता है, हायरार्की बड़ी हो जाती है। व्हेन दी ऑर्गेनाइजेशंस आर स्मॉल, जैसे कि हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, इजी फ्लो कम्युनिकेशन का हो, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा ना हो, ओके। स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करना चाहती है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना है, दैट ऑल्सो डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिफाइन, ठीक है। उसके बाद आपको 5 नंबर का ये आपको अज्यूम करना है, और 5 नंबर का ये आपको अज्यूम करना है कि मेरे को लिखना है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये 10 मार्कर्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What are variable pay performance plans? What are the criteria for success of these plans? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड सर्टेन वेरिएबल पे परफॉर्मेंस प्लान्स आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, और एचआरएम में भी पढ़ाया जाता है, दोनों में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर सक्सेस ऑफ दीज प्लान्स ये भी डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, आई वुड लाइक टू से कि ये क्वेश्चंस क्योंकि 50 नंबर के हैं, बस ओनली 50 मार्क्स, बट बहुत ज़्यादा है, 5 क्वेश्चन है। In the examination, I would recommend that you do not attempt them first. इनको सबसे पहले अटेम्प्ट ना करें। ये प्लानिंग या टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई। आपको ये क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए थोड़ी देर बाद, व्हेन आपका जब फ्लो बन जाता है, स्पीड बन जाती है, देन।
अदरवाइज यू माइट एंड अप वेस्टिंग ऑलमोस्ट एन आवर ऑन दीज क्वेश्चंस, बट आपने 250 में से बस 50 नंबर का ही कवर किया. डज नॉट मेक सेंस. सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाले क्वेश्चन से शुरू करें नीचे जो आएंगे, जिनमें वेटेज ज़्यादा है. ठीक है ना. चलिए लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन. 1E पे आते हैं. ऑर्गेनिक मैकेनिस्टिक मैंने यहाँ पर बता भी दिया है, सो यू कैन प्रॉब्ली रीड इट थ्रू हेयर. मैनेजमेंट 1E था. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी बोल सकते हैं या फिर HRM से भी बोल सकते हैं, फ्रॉम कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट. दीज आर द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स, टाइम बेस्ड एंड प्रोडक्टिविटी बेस्ड. आई होप यू हैव रेड अबाउट ऑल दीज. नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, दीज आर इम्पॉर्टेंट. एंड क्राइटेरिया फॉर सक्सेस क्या है, मॉनिटरिंग कैसी होती है, एग्जीक्यूशन इन प्लान्स का कैसा होता है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ अलाइनमेंट विद HR स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द इंडस्ट्री नॉर्म्स और कंपनीज क्या कर रही हैं, नीड एंड वैल्यू प्लेस्ड बाय एम्प्लॉय. You are using, let's say, Budo plan, but the employee does not want it. The employee wants Rowan plan. तो उसको कोई और प्लान चाहिए, आप उसको कोई और प्लान दे रहे हो, सो ही डज नॉट वैल्यू व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग. और ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, बेस्ड अपॉन दैट द प्लान हैज़ टू वर्क. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है ऑफ पॉइंट 1E. लेट्स कम टू, हाँ, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइजेशन का मिक्स है, मैं बता देता हूँ. इट इज़ फ्रॉम ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स टॉपिक. द क्वेश्चन इज कंपेयर द प्रोसेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरैक्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग जो है ये एक थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, तो इसमें यू विल हैव टू राइट समथिंग जेनेरिक, जो कि आपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स में ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे अफेक्ट होती है. ओके. ऑन इंटरैक्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल, दीज आर ओल्ड स्कूल. ये आपने पढ़े ही होंगे, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में क्या क्या आपको यहाँ पर लिखना था. सेकेंड. अच्छा, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है. 20 मार्क्स का है. 5 मार्क्स, 5 मार्क्स विल बी गिवन टू एवरी टॉपिक बिकॉज देर आर 4 टॉपिक्स आई आस्क्ड हियर. 4 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं. ग्रुप डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ठीक है ना. बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बात करनी है, जो भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हैं उनके बारे में. लेट्स कम टू 2B. देखते हैं, लेट्स सी 2B में क्या पूछा है. Enumerate the 9 most identified power tactics. Discuss their relative effectiveness. पावर टैक्टिक्स पूछी है और उनकी इफेक्टिवनेस पूछी है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आई थिंक इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते. ओके. सो दीज आर द 5 मोस्ट इफेक्टिव पावर टैक्टिक्स मोस्ट यूज्ड. बार्गेनिंग या फिर ट्रेड ऑफ, कंपटीशन, कोऑप्टेशन, कोएलिशन, परसुएशन, कंसल्टेशन, इनग्रेसिएशन, कोएशन या फिर प्रेशर. ठीक है ना. और इनकी अफेक्टिवनेस डिपेंड करेगी सिचुएशन पे, डिपेंड करेगी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन पे, डिपेंड करेगी द काइंड ऑफ वर्कर्स, डिपेंड करेगी ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पावर. बहुत सारे रीजंस होते हैं और वो सारे रीजंस आप हर एक पॉइंट में ही डाल सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस वाज 15 मार्कर और आप देख सकते हैं इट इज़ ईजियर देन द 10 मार्कर्स. तो 10 मार्कर्स आप शुरू में ना उठाएं तो बेटर रहेगा. ओके. लेट्स कम टू 2.C. डिस्क्राइब मेजर कंसिडरेशंस इन फोरकास्टिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. व्हाट आर द सप्लाई सोर्सेज ऑफ फोरकास्टेड मैन पावर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आई थिंक इससे ज़्यादा हलवा क्वेश्चन तो नहीं मिल सकते. 15 मार्क्स का है. 7 और 8 में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम. कंसिडरेशंस इन फोरकास्टिंग. कंसिडरेशन क्या क्या होंगी फोरकास्टिंग में. साइज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रोथ एंड प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस की लोकेशन क्या है, डिमांड कितनी है लेबर की. ठीक है ना. एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी है, लेबर मार्केट कैसी है,
और टाइम होराइजन कितना है, मतलब कितना टाइम लगता है हायरिंग वगैरह में। और सप्लाई सोर्सेज तो आपने पढ़े ही होंगे, दीज आर द बेसिक सप्लाई सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ये सारे सोर्सेज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द मोर ट्री स्ट्रक्चर्स एंड चार्ट्स दैट यू मेक द बेटर इज गोइंग टू बी। जैसे यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे यहाँ पर यू कैन मेक प्रोबेबली अ पाई काइंड ऑफ अ थिंग। सो कंसिडरेशंस इन फोरकास्टिंग, मैन पावर रिक्वायरमेंट, और फिर ऐसे करके आप बना सकते हैं। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को देखते ही समझ आता है ओके स्टूडेंट को आता है, ये स्टूडेंट गोल नहीं है, इसको काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो वो आपको कम नंबर नहीं देगा। एंड दैट इज़ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आप 250 260 तो आप इंश्योर कर ही सकते हो, ठीक है ना, 500 में से। तो ये आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। प्लीज़ कीप डूइंग दीज थिंग्स, ठीक है। 3A पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ CSR with industry illustration, evaluate major initiatives developed by multilateral agencies to measure CSR activity। ये वाला सेकंड पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है। स्टूडेंट्स को लग रहा था दैट दे आर आस्किंग अबाउट इनिशिएटिव्स टेकन बाय different companies in CSR। नहीं, it is not asking that, it is asking initiatives developed by, not taken by, developed by multilateral agencies। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया नंबर 1, ठीक है ना, SDGs हो गए, ठीक है, और ILO हो गया। ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच हैव डेवलप्ड वेरियस इनिशिएटिव्स टू मेजर CSR एक्टिविटी। SDG यहाँ पे सबसे बड़ा है, वही मेंशन करोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड किस तरह से इसका आंसर लिखना था। सो दिस इज वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। 3A 20 मार्क्स का है। CSR प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर CSR दिया हुआ है। एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस और इन्फोसिस का ले सकते हो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स बाय मल्टीलेटरल एजेंसीज इन CSR? प्रमोशन एंड एडवोकेसी टू इवैल्यूएट द रीच ऑफ CSR। इवैल्यूएट करती हैं ये एजेंसीज कि आपकी रीच कितनी है CSR की, आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, MIS। So there are various companies which help these companies which are involved in CSR to evaluate कि भाई आप किस तरह से बेटर कर सकते हो, हाउ कैन यू इंक्रीज द इम्पैक्ट, हाउ कैन यू मेक इट मोर प्रोफेशनल, मोर एफिशिएंट, एंड दे आर introducing MIS technologies to actually do that। KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू मेजर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, की भाई परफॉर्मेंस कैसी रही। SDGs जो मैंने बताया था, क्लाइमेट चेंज, विमेन, पावर्टी, एजुकेशन, ऐसे टोटल 17 SDGs हैं, सारे ही CSR से कनेक्टेड हैं। सो यू कैन राइट दैट the multilateral agencies like UNDP have created and various other agencies have created initiatives, developed initiatives like SDGs through which companies can measure the impact of their CSR activity। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर। सो दिस वाज सपोज टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ स्टूडेंट्स को। 3B पे जाते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ रिसर्च पेपर, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। इफ मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी, यू आर नॉट स्पेंडिंग इट राइट। बेसिकली व्हाट इट इज आस्किंग इज literally not just having money is important. Having money is important in motivating, but that is not all. Okay, utilizing it correctly is even more important। utilizing it correctly is even more important, वो और भी ज़्यादा important हो जाता है rather than just having money। ठीक है ना, that is not the only method of or tool of motivation। तो इसमें यूटिलाइज कैसे बेटर करना है उसके ऊपर बात करनी थी। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली लिखना किस तरह से था। थ्योरीज ऑन मनी एज अ मोटिवेशन टूल, पहले आप वो एक्सप्लेन कर सकते थे बिकॉज इट्स अ 20 मार्कर 15 मार्कर। मैस्लो, हर्सबर्ग, टेलर, all three have talked about money as a tool on motivation। Why money does not motivate you anymore is because you're not utilizing it properly। Why are you not utilizing it properly? Because your focus is on all the things other than this। क्या क्या नहीं कर रहे हो आप? You don't buy financial freedom from money। इनफैक्ट आप उल्टा करते हो, यू लेट गो ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम
once you have money in order to earn more money. You don't use money for better experiences, instead you start using money for more stuff. आप चीज़ें खरीदने लगते हो, सामान खरीदने लगते हो, rather than buying more experiences, better experiences. Using money to benefit others, it's very important. Whatever money you have, you should be using a part of it to benefit others as well. That is when it gives you complete motivation. Buying small pleasures rather than large ones, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Delay consumption, because when you delay consumption, when you're actually hungry for something, and if you buy it, then if you get it, then it motivates you more. Okay. And beware of comparison. Do not try and compare your money with someone else's money. कि यार मैं तो उससे कम कमाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ. दैट विल नॉट, दैट विल रिजल्ट इन डीमोटिवेशन. ठीक है ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है. क्वेश्चन 3C पे आते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3C, लेट्स सी क्या पूछा है. Briefly explain distinguishing features between domestic and international HRM. Very good question. Direct question है तो अच्छा है. 15 नंबर का है अगेन. Features, distinguishing differences between domestic and international HRM. Direct question है. Evaluate pros and cons of HCN, PCN, TCN. IHRM में बहुत डायरेक्टली ये पढ़ाया जाता है. HCN, PCN, TCN एक बार देख लेते हैं. तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन एच आर एम, डोमेस्टिक एच आर एम एंड इंटरनेशनल एच आर एम. आई डोंट हैव टू गो थ्रू दिस बिकॉज आप आराम से पढ़ सकते हैं बाद में. और आपको बस पी सी एन, एच सी एन, टी सी एन के बारे में बताना था, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. दैट इज़ ऑल दैट यू हैड टू राइट, और कुछ आपको नहीं लिखना था. ये मैंने यहाँ पर एडवांटेजेस लिख दिए हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिख दिए हैं पी सी एन, टी सी एन, एच सी एन के. ठीक है ना. अगर आप इसको आई बी के पर्सपेक्टिव से लिख के आए हैं, देन व्हाट यू शुड हैव रिटन. नॉर्मली तो स्टूडेंट्स एचआर के पर्सपेक्टिव से ही लिख के आए हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स को दे हैड नॉट रेड अबाउट टी सी एन, पी सी एन, एच सी एन, तो वो आई बी के पर्सपेक्टिव से लिख के आए हैं. तो आई बी के पर्सपेक्टिव में ई पी आर जी फ्रेमवर्क कुड हैव बीन मैंशनड. एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन इन एक्सपैंडिंग योर एच आर इनटू इंटरनेशनल. कि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हो तो आप किस तरह से एचआर की पॉलिसीज़ बना सकते हो. ठीक है ना. ओरिएंटेशन आपका क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क. इस किस्से भी आप लिख सकते थे, बट ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो नंबर थोड़े बहुत कम ही मिलेंगे अगर आपने ये लिखा है तो. ठीक है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Conceptual blocks that come in the way of thinking creatively. What is the process of innovation that firms should follow? ये भी एक रिसर्च पेपर से निकाला गया है. कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स दैट कम इन द वे ऑफ थिंकिंग क्रिएटिवली. आई थिंक मैंने इसका लिंक डाला है रिसर्च पेपर का. कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स, कॉन्स्टेंसी लिखा हुआ है. लेट्स सी और क्या है. कमिटमेंट, कंप्रेशन एंड कॉम्प्लेसेंसी. ये कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक्स मेंशन्ड थे उस रिसर्च पेपर में जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है. और प्रोसेस ऑफ इनोवेशन आपको एक्सप्लेन करना था, जिसमें आइडिया जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, कमर्शलाइजेशन, डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये 5 स्टेप्स हैं इनोवेशन के प्रोसेस के. ये तो डायरेक्ट था. जो कॉन्सेप्चुअल ब्लॉकिंग था, उस पे ये 4 पॉइंट्स लिखने थे जो कि इस रिसर्च पेपर में मेंशन्ड है. वेटन एंड कैमरन का रिसर्च पेपर है जिसमें ये एक्चुअल में बताया गया है कि कॉन्सेप्चुअल ब्लॉकिंग क्या है. ठीक है ना. वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई वुड से. 4B पे आते हैं. 4B एंड 4C एक साथ देखते हैं. 4B सेज कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, हॉफस्टेड्स क्रॉस कल्चरल क्लासिफिकेशन, implications in managing under culturally diverse situations. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई थिंक इससे ज़्यादा हलवा नहीं मिल सकता. डायरेक्ट भी है, सर्टन भी है.
एक्सप्लेन डनलप सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सर ने पढ़ाया है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ये भी डायरेक्ट और सर्टन था, ठीक है ना, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। हाउ डिड बोमर्स एक्सटेंड दिस मॉडल फॉर इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये थोड़ा सा नया डाल दिया, ये एक नए रिसर्च पेपर से उठाया इन्होंने, द कनेक्शन बिटवीन डनलप एंड बोमर एंड हाउ बोमर्स हैज़ एक्सटेंडेड दिस मॉडल। तो ये मैंने रिसर्च पेपर का लिंक भी डाल दिया है उस पीडीएफ में, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल्स आंसर्स अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। Elucidate the process of marketing communication. What makes international marketing communication process much more complex compared to domestic one? बहुत सिंपल है, you define what is marketing communication. Basically जो भी आपकी marketing strategy है, how do you create awareness about it, how do you communicate about it, okay? And why is international marketing communication difficult? Linguistics, language आ सकती है, government policies हो सकती हैं, ओके, इकोनॉमिक बैरियर्स, फाइनेंशियल बैरियर्स हो सकते हैं, देयर आर वेरियस रीजंस जो मैंने बताए हैं। क्रिटिकली इवैल्यूएट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस मेथड्स अडॉप्टेड टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फीफो लीफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग होता है। ये सारे मेथड्स हैं, इनको आप इजीली बता सकते थे कि इन्वेंट्री में इनके सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। बोथ आर डायरेक्ट एंड सर्टेन। व्हाट इज अ स्वैप, कॉमन टाइप्स ऑफ स्वैप्स, व्हाट हाउ आर दीज इन्वेस्टमेंट्स इंड्यूस्ड। ये जो इंड्यूस्ड वाला है ना, ये डिफ़िकल्ट था, मुझे भी ढूंढना पड़ा बिकॉज इवन आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ देम गेटिंग इंड्यूस्ड, तो ये थोड़ा टिपिकल है, इसका मैंने आंसर वहाँ पर बताया हुआ है। इफ़ सेल्स फोरकास्ट इज सब्जेक्ट टू एरर देन देर इज़ नो पर्पस ऑफ बजटिंग, डू यू अग्री? तो बेसिकली हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग बताने हैं यहाँ पर, कि अगर एरर होता है तो कोई पर्पस ही नहीं होना चाहिए, बट इवन देन देर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग एंड देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो बिकॉज करेक्ट नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। हाउ कैन अ फ्लेक्सिबल बजट बी यूज टू कंट्रोल कॉस्ट? अब हमें यहाँ पे बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग, ठीक है ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च प्लान टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट्स फॉर न्यूली डेवलप्ड हर्बल प्रिपरेशन टू एलिविएट कोविड-19 एडवर्स इफेक्ट। तो सबसे पहले तो मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट डिवीजन कैसे कर सकते हो, ज्योग्राफी के बेसिस पे, डेमोग्राफी के बेसिस पे, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जिससे आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। अब फिर उसके बाद आपको मार्केट रिसर्च प्लान बताना है, तो मार्केट रिसर्च प्लान के जो भी स्टेप्स हैं मैंने वो मेंशन कर दिए हैं पीडीएफ में, दोज आर द स्टेप्स यू हैड टू फॉलो। मार्केट रिसर्च प्लान के स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, बस वो आप अगर स्टेप्स भी बता देते ना तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। रिमेंबर यू हैव टू कनेक्ट वट एवर द क्वेश्चन माइट बी विद द बेसिक्स, आपको बेसिक्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट इज़ वेरिएंस एनालिसिस, पॉसिबल रीजंस फॉर डिफरेंट कॉस्ट वेरिएंसेस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये हो गया। रीजंस फॉर डिफरेंट कॉस्ट वेरिएंसेस 8 नंबर का ये हो गया। कन्वेंशनल फर्स्ट शिकागो रेवेन्यू मल्टीप्लायर वैल्यूएशन अप्रोच फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ वैल्यूएशन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज फर्स्ट शिकागो थोड़ा इजी है बट कन्वेंशनल और रेवेन्यू मल्टीप्लायर वैल्यूएशन मॉडल थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। कॉस्ट डिटरमाइंस कॉस्ट डिटरमाइंड प्राइस इज अ मिथ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, हिंदी में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। दिस इज ट्राइंग टू से कि अगर आपका प्राइस, योर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट, then it is not correct, it's a myth, okay. So you agree with this statement by saying that yes, it is a myth, because if you are determining in today's scenario, if you're determining price by cost based upon the cost, then you might lose in the market. But it is also not correct, because price which is determined based upon cost helps you ensure that you are at least profitable or running on break even, ठीक है। अब आप इसमें बता सकते हो और कैसे डिटरमाइंस हो सकते हैं, जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है, ओके, वैल्यू प्राइसिंग होती है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्राइसिंग के। एक बार दिखा देते हैं कि हम क्या क्या मेथड्स इसमें बता सकते थे। ये वाला हो गया हमारा, ये रे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, ये तो कॉस्ट बेस्ड हो गया। अदर मेथड्स में वैल्यू, टारगेट रिटर्न, गोइंग रेट प्राइसिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग।
तो ये सारे मेथड्स हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते थे, जिसकी वजह से नंबर पूरे पूरे ज़रूर मिलते। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला हो गया था। सेवन्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, कॉस्टिंग का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक इससे सिंपल न्यूमेरिकल तो नहीं मिल सकता। हाउ वुड यू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, सप्लायर। अब यहाँ पे रेशियोज का ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन इन्वेस्टर कैसे देखेगा, अलग रेशियोज से देखेगा, क्रेडिटर अलग रेशियोज से देखेगा। एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हमने डाला है इसमें। हाँ, तो अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर विल यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी। क्रेडिटर विल यूज सॉल्वेंसी रेशियोज। अब यहाँ पे आपको सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्सप्लेन करनी है, यू टू एक्सप्लेन ऑल द सॉल्वेंसी रेशियोज हियर। एम्प्लॉय विल यूज बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज ऑपरेटिंग रेशियोज। सप्लायर विल यूज ऑपरेटिंग रेशियो एज वेल एज लिक्विडिटी रेशियोज। आपको ये एक्सप्लेन करनी है सारी, how they're important to the employee, how they're important to the supplier. Okay, that is something that you should be very clear about. But question simple था, if you were able to identify कि कहाँ से पूछा गया है. Okay, critically evaluate the impact of online marketing or traditional marketing channel. ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बेसिकली दैट इज व्हाट यू हैड टू राइट। advantages of online marketing over traditional marketing. Okay, and how a traditional retailer can use online marketing to survive and grow. तो ऑनलाइन रिटेलर से कैसे ट्रेडिशनल रिटेलर compete कर सकता है by using online marketing. That's all. ठीक है ना, and that is happening already, lot of people are doing that. सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। एट्थ वाले क्वेश्चन सारे ही डिफ़िकल्ट लगे मुझे काफ़ी, और स्टूडेंट्स को भी डिफ़िकल्ट लगे ये। How is, even I don't know the answer of this question yet, how is the income summary of last accounting period connected with balance sheet of future accounting periods? इसको बाद में देखेंगे क्योंकि मुझे भी आंसर नहीं मिला है अभी तक इसका। Highlight the major factors that need to be considered for proper assessment of quantum of working capital required by firm. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। मार्केटर्स ऑफन अडॉप्ट मीन्स एंड वेज बोथ फेयर एंड अनफेयर टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी मार्केटर्स करते हैं, उनकी बात करनी थी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, ये सारे फैक्टर्स हो गए। और अनएथिकल प्रैक्टिसेस का मैंने लिंक डाला है, फोर्ब्स का बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिला जिसमें सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस मेंशन थे। And then they ask about measures so using which we can reduce the unethical practices. Penalty, regulation, awareness, leadership, code of ethics, whistleblower mechanism, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं in order to reduce unethical practices in marketing. ठीक है ना, तो ये पूरा पेपर था। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। एंड आई एम वेरी श्योर इससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को। पेपर आई वुड नॉट से डिफ़िकल्ट था बहुत ज़्यादा, दो तीन क्वेश्चंस ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी थे, बट आई थिंक अगर अच्छे से करोगे 250 में से, मेरे को ऐसा लगता है कि 130 140 डूएबल है, ला सकते हो 130 140, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है पूरा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, और आप मेरी वेबसाइट पे भी आ सकते हो फॉर द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट www.anujjindal.in। ओके, टेक केयर, बाय बाय।